हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज से हम एक नई बुक का एनालिसिस करेंगे जिसमें से हम सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व भाग 2 पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक है जिसमें हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि NCERT की बुक है। क्या है? NCERT की, जो विभिन्न एग्जामों में यहीं से सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है विभिन्न एग्जामों के लिए। तो आइए आज से हम शुरू करेंगे भारत और समकालीन विश्व भाग 2 ये 1 बाय 1 करके चैप्टर को। तो आप इसे अवश्य देखें, ये आज का हमारा पहला क्लास होगा। इससे बाद हम 1 बाय 1 करके डेली कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे तथा अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम इस क्लास में जानेंगे कि इसके विषय सूची को, इसमें कौन कौन से चैप्टर को मुझे यहाँ पे पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। तो सबसे नंबर 1 विषय सूची में हम परिचय को समझेंगे जिसमें हमारी परिघटनाएं और प्रक्रियाएं होंगी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दूसरा चैप्टर होगा, भारत में राष्ट्रवाद। फिर यहाँ पे खंड दूसरा आ जाएगा, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, जिसमें से तीसरा चैप्टर होगा भूमंडलीय विश्व का बनना, फिर औद्योगिकरण का युग। फिर खंड तीसरा है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। 5वां चैप्टर है जिसमें मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इन सभी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान की निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो ये है चित्र संख्या नंबर 1, जिसमें से 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। नंबर 1 चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें एक सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए।
सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 और 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 1920-30 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबरन भर्ती इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसी समय एक नया नेता सामने आया। उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नई तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अहिंसा सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो पहले हम पढ़ेंगे चित्र नंबर 2 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक से गुजर रहे थे। 6 नवंबर 1913 न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिला के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। रॉलेट एक्ट। इससे पहले हम पढ़ेंगे सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के कौन से विचार थे। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह
तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमारा लैस होती है और इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर के नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। हम जानेंगे रोलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने सन 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गए और इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं का हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायल हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उनसे मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे गोलियां बाग की खबर फैली, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में
ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी और इस समय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता अर्थात खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारी या जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों? असहयोग ही क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जिसे 1909 में प्रकाशित किया गया था में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसा बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियों लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सबने अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग ने इस प्रस्ताव पर सशक्त थे और वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। बहिष्कार का मतलब क्या है कि किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर ये विरोध का एक रूप होता है, बहिष्कार। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जुलाई 1922 की बात है, जिसमें विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। हम यहाँ पे दूसरा चैप्टर आएगा आंदोलन के भीतर अलग थलग। तो ये हम दूसरा चैप्टर को, ये हमारा होगा दूसरा चैप्टर। तो हम इस दूसरे चैप्टर को क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे।